Auzubillahiminesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू लर्निंग हब अगेन विद सबूर स्वाति। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हु वाज एडॉल्फ हिटलर। एडॉल्फ हिटलर कौन था? सो लेट्स स्टार्ट। 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के कस्बे ब्रानियो में दुनिया के सबसे ख़तरनाक तरीन डिक्टेटर का जन्म हुआ, जिसका नाम एडॉल्फ हिटलर रखा गया था। और एडॉल्फ हिटलर के वालिद एलॉयस हिटलर के मुतालिक कहा जाता है कि वो एक नाजायज़ औलाद थे। उनके बाप का नाम किसी को मालूम नहीं। हिटलर के एक साथी हैनर फ्रैंक ने हिटलर की मौत के बाद ये इंकशाफ किया था कि हिटलर की जर्मन दादी किसी यहूदी घराने में मुलाजमा थी और वहाँ एक 19 साला नौजवान लड़के ल्यूपोलिड से उनके नाजायज़ तल्लुकात थे, जिसके नतीजे में अलाइस हिटलर पैदा हुए। फिर अलाइस हिटलर के घर में एडॉल्फ हिटलर ने जन्म लिया। इस तरह एडॉल्फ हिटलर का शजरा नसब जर्मनों से नहीं बल्कि यहूदियों से जा मिलता है। लेकिन हिटलर के वालिद और हिटलर ख़ुद को जर्मनी कहते थे। शायद ये यहूदी घराने वाली कहानी हिटलर को भी मालूम थी, इसलिए इन्हें यहूदियों से सख्त नफ़रत हो गई थी। यानी हिटलर की यहूदियों से नफ़रत में ज़ाती दुश्मनी का अंसर भी शामिल था। एडॉल्फ हिटलर पैदा तो ऑस्ट्रिया में हुए, लेकिन जर्मनी को ही अपना असल वतन समझते थे। इसकी वजह यह थी कि जर्मन नस्ल के लोग यूरोप के कई हिस्सों पर बिखरे हुए थे। जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड और फ्रांस के कई इलाकों में जर्मन नस्ल के लोग आबाद थे। इस ज़माने में जर्मनी एक बहुत बड़ी सल्तनत था, जिसमें पोलैंड समेत यूरोप के बहुत से इलाके शामिल थे। ऑस्ट्रिया, जहाँ हिटलर ने जन्म लिया, वो भी ऑस्ट्रिया हंगरी की एक बहुत ताकतवर सल्तनत थी। हिटलर ने नौजवानी में पेंटिंग का इससे बहुत शौक़ था और उसने पेंटर बनने की कोशिश की। वो इस अपने कस्बे को छोड़कर ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना चले गए। वो वहाँ छोटी मोटी पेंटिंग्स बनाकर अपना गुजर बसर करते थे। इस दौरान उन्होंने गुज़रता औक़ात में अखबारात भी बेचे। उन्होंने वियना में ओपेरा हाउस में भी जाना शुरू कर दिया। उन्होंने ओपेरा में अदाकारों को शायरी के अंदाज में डायलॉग्स बोलते हुए देखा और उन फनकारों की नकल करना शुरू कर दी। इस नकाली से उन्होंने तकरीर करने का फ़न सीखा। हिटलर जिस तकरीर के दौरान अपने हाथों और सर को हरकत देते थे, वो सब उन्होंने वियना में सीखा। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई। हिटलर के वतन जर्मनी को मगरब के महाज पर फ्रांस और मशरक़ के महाज पर रूसियों से लड़ना पड़ रहा था। हिटलर जर्मनी चले गए और फ़ौज में भर्ती हो गया, लेकिन उन्हें फ़ौज में कॉर्पोरल का बहुत छोटा ओहदा मिला। उन्हें लड़ने से ज़्यादा मोर्चों के दरमियान पैगाम रसानी का काम मिला। वो एक मोर्चे से कमांडर का पैगाम लेता और दौड़ते हुए दूसरे मोर्चे में चले जाते। इसी दौरान वो कई बार मरते मरते भी बचे। 28 सितंबर 1918 के रोज़ फ्रांस के महाज पर वो पैगाम ले जाते हुए एक बरतानवी सिपाही टी हेनरी के निशाने पर आ गए। टी हेनरी बहुत माहिर निशानेबाज था। इसने बहुत से जर्मन फौजियों को हलाक किया था, लेकिन हिटलर गैर मुसल्लह था। टी हेनरी ने इसको बेज़रर समझा और यूं हिटलर जिंदा बच गया। बरसों बाद हिटलर ने एक पेंटिंग देखी जिसमें टी हेनरी को लड़ते हुए दिखाया गया था। हिटलर ने इस पेंटिंग को देखकर कहा कि मैं भी इस सिपाही के हाथों मरते मरते बचा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहली जंग अज़ीम के दौरान जर्मनी के दुश्मन इत्तेहादी ताकतों ने जहरीली गैसों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। हिटलर और उनके साथियों को गैस मास्क दिए गए थे। गैस मास्क हिटलर के चेहरे पर फिट नहीं आता था क्योंकि उनकी मूंछें लंबी होती थी। उनको उनके कमांडर ने उन्हें मूंछी छोटी करने का हुक्म दिया। हिटलर ने मूंछी छोटी करके चार्ली चैपलिन के स्टाइल में रखवा ली और फिर हिटलर अपनी जंग की यादगार के तौर पर हिटलर ने मरते दम तक ये मूंछें नहीं काटी और इन्हें आखिर तक कायम रखा।
हालांकि वो गैस मास्क पहनते थे, लेकिन उस गैस मास्क पहनने के बावजूद भी एक गैस हमले से मुतासर हो गया। वो आर्जी तौर पर अंधे हो गए और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी दौरान जर्मनी को शिकस्त हो गई। जर्मनी की शिकस्त के साथ ही जर्मन सल्तनत का भी ख़त्मा हो गया। इत्तेहादी ताकतों ने, बरतानिया और अमेरिका और फ्रांस ने जर्मनी के टुकड़े करके आपस में बांट लिए सारे के सारे। पोलैंड भी इसके कब्ज़े में निकल गया। मशरकी अफ्रीका के कई मुल्क जिनमें जर्मनी का कब्ज़ा था, वो भी इत्तेहादियों के कंट्रोल में चले गए। जर्मन बादशाह भी मुल्क से फरार हो गए और बादशाहत का भी ख़त्मा हो गया। जर्मन को शिकस्त देने के बाद भी इत्तेहादियों के इंतकाम की आग ठंडी ना हो सकी, तो उन्होंने जर्मनी को हुक्म दिया कि जंग के दौरान इत्तेहादियों का जो मुआशी नुकसान हुआ है वो जर्मनी अपनी जेब से अदा करेगा। ये रकम 1 लाख टन सोने की कीमत के बराबर थी। इस अदायगी ने जर्मनी का दिवालिया निकाल दिया। जर्मनों की जो खून पसीने की कमाई थी, इत्तेहादियों की तिजोरियों में जाने लगी। ऐसे में हिटलर ने अपनी कौम को इस तबाही से निकालने का बेड़ा उठाया। हिटलर ने कुछ जर्मनों के साथ मिलकर जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से एक जमात बनाई। इस सियासी जमात में नाजी पार्टी का नाम दिया गया। इस पार्टी का निशान स्वास्टिका रखा गया, जो एक क्रॉस निशान है जो आपको मेरे बैक पे, हिटलर के बाजू पे या पार्लियामेंट की दीवार पे चिपका नज़र आएगा। ये निशान यूरोप में खुशकिस्मती की इलामत समझा जाता था। हिटलर और उनके पार्टी के इत्तेहादियों की तरफ से मुसल्लत करदा जो ज़िल्लत अमेज़ शराइत थी, उनकी मुखालफत करके उन्होंने अवाम में बहुत मकबूलियत हासिल कर ली। हिटलर का सियासी नज़रिया ये था कि वो जर्मनों की बर्तरी पर यकीन रखते थे। वो समझते थे कि जर्मन आर्या नस्ल से तल्लुक़ रखते हैं और आर्या नस्ल दुनिया में सबसे हुनरमंद थे। आर्या नस्ल के लोगों का ये हक है कि वो बाकी लोगों पर हुकूमत करें। इसके लिए ज़रूरी था कि पूरी सियासी बिखरी हुई जर्मनों को मुत्तहद करके एक कौम बनाना चाहिए। यूरोप के वो तमाम इलाके जहाँ जर्मन आबाद थे, जहाँ पहली जंग अजीम से कबल जर्मनों का कब्ज़ा था, वो भी वापस लिए जाएँ। एक ग्रेटर जर्मन बनाया जाए, एक अपनी अजीम सल्तनत बनाई जाए जो 1000 बरस तक कायम रहे और फिर पूरी दुनिया को इस सल्तनत के मातहत कर दिया जाए। इस दौरान हिटलर ने यह देखा कि जर्मनी के हमसाया मुल्क इटली में बोनिटो मोसोलिनी ने इनकलाब बर्पा पैदा कर दिया। मोसोलिनी ने अपनी फ़ौजी तंजीम बनाई थी जिसके जवान ब्लैक शर्ट्स पहनते थे। उनकी मदद से मोसोलिनी ने इटली की हुकूमत हासिल कर ली थी। इटली के इनकलाब से मुतासिर होकर हिटलर ने भी जर्मनी में इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। इन्होंने एसए के नाम से एक फ़ौजी तंजीम बनाई। इसके कारकुनान ब्राउन शर्ट्स पहनते थे और हिटलर इनको स्टॉर्म ट्रूपर्स कहा करते थे, जिसका मतलब बनता है तूफ़ानी सिपाही। इस दौरान 1923 में फ्रांस और बेल्जियम के फ़ौजियों ने जर्मन इलाके रोहर पर कब्ज़ा करके कोयले के ज़खायर और लोहे और फौलाद की फैक्ट्री अपने कब्ज़े में कर ली। इस कोयले और फौलाद से फ्रांस वो रकम पूरी करना चाहता था जो पहली जंग अजीम के बाद जर्मनी से ज़बरदस्ती वसूल की जा रही थी। इस कब्ज़े से जर्मनी की आमदनी और भी कम हो गई। इसकी करेंसी की वैल्यू गिरने लगी। करेंसी की कमी को पूरा करने के लिए हुकूमत ने धड़ाधड़ नोट छापे। इससे करेंसी और भी डिवेल्यू हो गई। किसी भी मुल्क में जितने नोट छापे जाएंगे ज़रूरत से ज़्यादा, तो हमेशा वहाँ की करेंसी डिवेल्यू हो जाती है। यानी कि एक डबल रोटी ख़रीदने के लिए भी लोगों को छकड़े में भर भर के लोड ले जाने पड़ रहे थे। जर्मन करेंसी रद्दी के बराबर हो गई थी। लोग आतिशदानों में लकड़ी की जगह नोट जलाते थे। इन हालात में हिटलर ने इनकलाब लाने का फैसला कर लिया। नवंबर 1923 में हिटलर ऐसे की मदद से जो तंजीम उसने ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स के नाम से बनाई थी, उसकी मदद से हिटलर ने बगावत कर दी। हिटलर ने 1000 मुसल्लह कारकुनों के साथ जर्मनी के शहर म्यूनिख पर कब्ज़ा करने की कोशिश की,
ताहम जर्मन पुलिस ने बगावत नाकाम बनाकर हिटलर को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल में डाल दिया गया। उन्होंने वहाँ पे अपनी सवानाए हबाब यानी कि उन्होंने वहाँ पे एक किताब माइन कैंप जेल में लिखी, जिसका मतलब बनता है मेरी जद्दोजहद। हिटलर 9 माह तक जेल में बंद रहा और उसके बाद सियासी दबाव की वजह से हुकूमत ने बाकी सियासी कैदियों के साथ हिटलर को भी रिहा कर दिया। रिहाई के बाद हिटलर की मकबूलियत पूरी जर्मनी में फैलना शुरू हो गई। जर्मन कौम का एक बड़ा तबका इसे अपना निजात दहिंदा समझने लगे। बड़े बड़े दौलतमंद लोग इनकी पार्टी को फंड्स देने लगे, जिनमें अमेरिकी कंपनी फोर्ड भी शामिल थी। 1932 को इलेक्शंस में हिटलर की नाजी पार्टी ने पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल कर ली। जर्मनी के बूढ़े सदर हिंडनबर्ग हिटलर के अज़ाइम को बहुत ख़तरनाक समझते थे। वो समझते थे कि इसके अज़ाइम इतने ख़तरनाक हैं कि ये जर्मनी का सत्यानाश कर देगा। वो इसे जर्मनी का चांसलर भी यानी कि वज़ीर आज़म बनाने के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। इन्होंने बार बार इलेक्शंस करवाए, लेकिन हर बार हिटलर को अक्सरियत मिल जाती थी। मजबूरन 23 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर यानी कि वज़ीर आज़म बना दिया गया। अगले माह जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी ने जर्मन पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। हिटलर ने इस वाक़े का फ़ायदा उठाकर कम्युनिस्ट को कुचलना शुरू कर दिया, जिसमें होलोकॉस्ट के बारे में भी कहा जाता है कि हिटलर ने होलोकॉस्ट भी वहीं से इब्तिदा की और इससे तकरीबन 60 से 90 लाख तकरीबन यहूदियों को कत्ल भी कर डाला। इसके बाद उसने पार्लियामेंट से एक डिक्टेटरशिप जैसे इख्तियारात हासिल कर लिए। इन इख्तियारात की मदद से इन्होंने मुल्क में दीगर सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी, लाइक ट्रेड यूनियंस ख़त्म कर दी, मुखालिफ अखबारात बंद करवा दिए और नाजी नज़रिए से मुताबिकत ना रखने वाली किताबें जला डाली। यही नहीं, उन्होंने पार्टी में मौजूद मुखालिफिन का भी सफाया कर दिया। हिटलर के हुक्म पर 3 जून 1934 की रात हिटलर के 400 मुखालिफिन को कत्ल कर दिया गया। मरने वालों में नाजी पार्टी के कई लोग भी शामिल थे। इस रात को नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइवर्स के नाम से जाना जाता है, यानी लंबे चाकुओं की रात। हिटलर ने खुफिया पुलिस डिस्टैबो के नाम से कायम की, जिसने हिटलर के सियासी मुखालिफिन को पकड़ना शुरू कर दिया और ख़त्म करना शुरू कर दिया। 1934 में सदर हिंडनबर्ग के इंतकाल के बाद हिटलर ने जर्मनी के सदर बन गए। हिटलर ने हुकूमत संभाल कर जर्मन कौम में से एक नई रूह फूंक दी और मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। किसानों को कर्जे दिए, स्कूलों और अस्पतालों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए। उन्होंने गैर मुल्की ताकतों की तावान की जो रकम थी वो भी अदायगी से भी मना कर दिया, उसे रोक दिया गया। हिटलर के दबाव में आकर बरतानिया और आलमी ताकतों ने मिलकर जर्मनी से फौजी पाबंदियां भी हटा दी और इन पाबंदियों के हटते ही हिटलर ने एक ताकतवर जर्मन फौज तैयार कर ली और जर्मन कौम को एक करने के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया। मार्च 1936 में हिटलर ने अपनी फ़ौज फ्रांस की सरहद के करीब रॉयल लैंड के इलाके में दाखिल हो गई और इस पर कब्ज़ा कर लिया। ये इलाका आज भी जर्मनी का ही हिस्सा है। इसके बाद इटली की मदद से हिटलर ने ऑस्ट्रिया में अपने साथ मिला लिया और तीसरे मरले में चेकोस्लोवाकिया के कई इलाकों पर भी जर्मनी ने अपने कब्ज़े में कर लिया। कहते हैं कि हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के सदर को इतनी धमकियां दी थी कि वो बेहोश हो गया था। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों पर इस पर काबिज हो गया। इसके ख्वाब में बरतानिया और फ्रांस के जर्मन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। यूं दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। इस जंग में हिटलर को शुरू में बहुत सी कामयाबियां मिली और फ्रांस ने बहुत सी कामयाबियां मिली। वो फ्रांस
नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, लग्जमबर्ग, यूनान और सर्बिया पर भी काबिज हो गया। लेकिन उसने ताकत के नशे में इतना आगे निकल चुका था कि उसने 1940 में बरतानिया पर उनका हमले का मंसूबा नाकाम हो गया। इसने 1940 में जब बरतानिया पर हमला किया तो उसके अगेंस्ट उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक ऑपरेशन सी लाइन के नाम से प्लान किया कि जी बरतानिया पर हमले का मंसूबा बनाते हैं और हम उस पर हमला कैसे करना है। हमने जर्मन तैयारों ने लंदन पर बेशुमार हमले किए, लेकिन ब्रिटिश एयरफोर्स ने इन हमलों को नाकाम बना दिया। इसके बाद हिटलर 1941 में एक और प्लानिंग की कि लंदन से तो वापस आ गए हैं, तो वाई नॉट कि हम अपने पड़ोसी मुल्क रूस पर हमला करें। तो उसने ऑपरेशन बारबरोसा के नाम से रूस पर हमला किया और एक मौके पर इस हद तक कि उनकी फ़ौज मॉस्को तक पहुंच गई थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि वहाँ की इतनी सख्त सर्दी इसकी फ़ौज शायद बर्दाश्त ना कर सके। तो उस सख्त सर्दी ने उन फ़ौज के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी। 1943 में जर्मनों ने रूस के शहर स्टेलिनग्राड में हथियार डाल दिए। यूं रूस पर हमला हिटलर को बहुत महंगा पड़ा। रूसियों ने इन पर जवाबी हमले करना शुरू कर दिए और बढ़ते बढ़ते वो बर्लिन तक पहुंच गए। इधर बरतानिया ने और अमेरिका ने फ्रांस पर हमला करके इसे जर्मनों से छीन लिया। फिर इनकी फ़ौज जर्मनी में दाखिल हो गई। अप्रैल में रूसियों ने बर्लिन का मुहासरा कर लिया और इस पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो गई। 30 अप्रैल को जब रूसी फ़ौज हिटलर की गिरफ्तारी के करीब थे तो हिटलर उस बंकर में चला गया जहां उसका स्टडी रूम था। वहां उसने खुदकुशी करी, लेकिन खुदकुशी से पहले उसकी जो महबूबा थी ईवा ब्राउन, उसने सबसे पहले उसके साथ शादी की। लेकिन बदकिस्मती देखें कि उसके साथ वो 24 घंटे तक ना गुजार सका और वो उसे अपने साथ अपने स्टडी रूम ले गया। उसने एक वहाँ पे ड्रिंक में साइनाइड कैप्सूल को मिक्स करके उसने ईवा ब्राउन को दिया। ईवा ब्राउन ने पिया, ईवा ब्राउन की डेथ हो गई। फिर उसके बाद हिटलर ने अपनी कनपट्टी पे बंदूक रख के गोली चला दी। जब जर्मनों को इस बात का पता चला तो जर्मनों ने इसकी लाश को जलाने की भरपूर कोशिश की और वो उसको कामयाब भी हो गए। लेकिन वो जली हुई लाश रूसियों के हाथ लग गई। यही वजह थी जर्मनों के जलाने की कि उनके लीडर की बेहुरमती ना की जाए, उसकी लीडर की लाश की बेहुरमती ना की जाए। लेकिन वो रूसियों के हाथ लगी, हिटलर के फ्रांसिक की गई कि आया इतना बड़ा लीडर, इस वक्त का इतना ताकतवर बादशाह कह सकते हैं, डिक्टेटर कह सकते हैं आप उससे, कि उसकी डेथ पे कौन इतना आसानी से यकीन करेगा कि वो उसने अपने आप को कत्ल कर दिया और अपने आप को मार दिया। तो उसका फ्रांसिक किया गया। तो उसके दांतों से पता चला कि ये हिटलर ही है, इसी की लाश है, क्योंकि हिटलर के मुंह में सिर्फ 4 असली अपने दांत थे, बाकी सब नकली थे। हिटलर की लाश समुद्र बुर्द कर दी गई और उसकी जो सर की खोपड़ी है वो आज भी एक महफूज मुकाम पर रखी गई है। रूस की खुफिया एजेंसी केजीपी ने उसे जर्मनी के ही दरिया में उसकी लाश को फेंक दिया। अब यहाँ पर इसकी मौत के बाद कुछ मगरबी प्रोपेगेंडा भी इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उसने हॉलोकॉस्ट किया था। हॉलोकॉस्ट में उसने तकरीबन 60 से 90 लाख यहूदियों को मारा। लेकिन कुछ गैर जानबदार माहिरीन ने आज तक इसकी तस्दीक नहीं की कि हॉलोकॉस्ट में इतने ही लोग मारे गए थे या नहीं। फिर भी यूरोप में हॉलोकॉस्ट के बारे में सच बोलने या गलत कहने पर पाबंदी है और लोगों को सज़ाएं दी जाती हैं अगर उनका सच साबित करने की कोशिश करके हॉलोकॉस्ट में इसने ये किया था या नहीं किया था, या उसको प्रोपोगंडा मतलब उसके हक में कोई बोले तो मगरब में आज भी उसको सज़ा दी जाती है।
इन लोगों ने ही इस पे और भी इल्ज़ामात लगाने शायद शुरू कर दिए, जो पता नहीं हकीकत में, लेकिन रिसर्चेस में यही है, बुक्स में यही आता है कि आया ये प्रोपोगंडा था या सच, नोबडी नोस, कि वो एक बहुत बड़ा नशई था। वो अफ्यून का इस्तेमाल करता था, ग्लूकोज की इंजेक्शंस का यूज़ करता था। और इंसानी अक्ल इस बात पे सोचने पे हैरान है कि एक नशा करने वाला शख्स इतनी बड़ी सल्तनत को लेके कैसे चल सकता है, इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ वो कैसे हासिल कर सकता है, इतनी लड़ाइयाँ वो कैसे लड़ सकता है, इतना दिफा अपना कैसे कर सकता है, एक टूटी हुई सल्तनत को वापस कैसे जोड़ सकता है, और इतना बड़ा लीडर कैसे बन सकता है। इन इल्ज़ामात में बज़ाहिर को सच्चाई नज़र तो नहीं आती, लेकिन हिटलर जिसे 1000 बरस की सल्तनत बनाना चाहता था, वो कुल 12 बरस के अंदर ख़त्म हो गए। इत्तफाक की ये बात यह है कि ये अप्रैल में पैदा हुआ, इसकी शादी भी अप्रैल में हुई और इसकी मौत भी अप्रैल में हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह आप अपनी राय इस हवाले से कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें ताकि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।